पहले ये समझना होगा वक्फ बोर्ड है क्या। जी। वक्फ जो है दान को कहते हैं। वो व्यक्ति जिसको ऊपर वाले ने बहुत पैसे दिए हैं, ज़मीन दिए हैं, वो मरने से पहले अपनी ज़मीनें, अपनी संपत्ति दान करता है। उसके लिए एक विल बनाता है, वसीयतनामा बनाता है और वो ये लिख कर देता है कि ये ज़मीनें हमने अपने औलाद को या समाज को दान दे दिया। तो यदि समाज को दान दे दिया तो उसके लिए एक बोर्ड का गठन हुआ कि वो सारी संपत्तियां जो अलग अलग जगहों पर अलग अलग लोग दान देते हैं समाज के लिए, उनका जो है पंजीकृत करके उनको और बोर्ड के तहत एक सिस्टमेटिक ढंग से उसका संचालन किया जाए, जिससे दान दाताओं के जो उद्देश्य है उसकी प्राप्ति हो सके ना। देखिए, आपके व्यूवर हैं, गंभीरता से सुनेंगे तो समझेंगे कि संपत्तियां जो वक्फ बोर्ड में इंदराज हैं, जो रजिस्टर में दर्ज है, उसमें दो प्रकार की संपत्ति, एक कॉमर्शियल है, एक नॉन कॉमर्शियल है। साथ मौलाना हाफिज गुलाम सरवर साहब हैं, इनसे हम जानेंगे जो अभी लेटेस्ट मुद्दा चल रहा है वो है वक्फ बोर्ड की ज़मीन को लेकर के। तो उसी पर आज जो है चर्चा करेंगे और इनसे जानना चाहेंगे कि ये जो वक्फ बोर्ड की ज़मीन है उस पर जिस तरीके से मौलाना जो काबिज हैं और उसको चला रहे हैं, तो उस सब के बारे में जानेंगे ये कितना सही है और या फिर उसमें संशोधन करने की जो बात मोदी सरकार ने कही है वो उस पर इतना गर्मा गर्मी क्यों है, तो वही जानते हैं। तो सर, आपने देखा होगा मुद्दा चल रहा है वक्फ बोर्ड की ज़मीन का, तो वक्फ बोर्ड की ज़मीन को लेकर के संशोधन होने वाला है। तो आए दिन सरकार जो है इस तरीके का कोई ना कोई फरमान जारी कर रही है, तो आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि सिर्फ मुसलमानों के लिए ये फरमान आए जा रहे हैं? ये तो अच्छी खबर है मुसलमानों के लिए कि सरकार हिंदू का वोट ले रही है, काम मुसलमानों का कर रही है। तो इसके लिए तो बधाई दीजिए मोदी सरकार को आप, कि चाहे वो ट्रिपल तलाक का मामला हो, चाहे वो यूसीसी का मामला हो, चाहे वो मदरसे का मामला हो, चाहे वक्फ बोर्ड का मामला हो, चाहे सीएनआरसी का मामला हो, लोकसभा में और राज्यसभा में पिछले 11 वर्षों में जितना नाम मुसलमानों का लिया गया है, स्वतंत्र भारत के इतिहास में इतना नाम किसी धर्म का नहीं लिया गया होगा। तो ये तो अच्छी बात है, नाम ज़्यादा लेने से दिल में वो जगह बन जाती है। लोग कहते हैं ना, भगवान का नाम जपो, सुने क्यों जपने कहते हैं, ताकि दिल में बस जाए। अब मुसलमान सब लोग कर रहे हैं, क्या पता मुसलमानों का नाम इनके दिल में बस जाए, ज़्यादा नाम लेंगे तो ये, इसलिए इसको हम नकारात्मक नहीं लेते। अभी जो विधेयक है प्रस्तावित, जो आज शायद सदन में रखा जाएगा अभी, तो डिस्कस भी आज होगा, इस पर गर्मा गर्मी होने की उम्मीद है। विपक्ष जो है वो बयान दे रहा है, हालांकि अधिकृत बयान अभी किसी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का नहीं आया है, लेकिन उनके नेताओं का बयान आना शुरू हो गया। कांग्रेस के नेता, सपा के नेता बयान दे रहे हैं और भाजपा के नेता काउंटर कर रहे हैं। दरअसल 40 पॉइंट पर, 40 बिंदुओं पर सुधार की बात मोदी सरकार कह रही है। 40 संशोधन है, अमेंडमेंट है। पहले ये समझना होगा वक्फ बोर्ड है क्या। वक्फ जो है दान को कहते हैं। वो व्यक्ति जिसको ऊपर वाले ने बहुत पैसे दिए हैं, ज़मीन दिए हैं, वो मरने से पहले अपनी ज़मीनें, अपनी संपत्ति दान करता है। उसके लिए एक विल बनाता है, वसीयतनामा बनाता है और वो ये लिख कर देता है कि ये ज़मीनें हमने अपने औलाद को या समाज को दान दे दिया। तो यदि समाज को दान दे दिया तो उसके लिए एक बोर्ड का गठन हुआ कि वो सारी संपत्तियां जो अलग अलग जगहों पर अलग अलग लोग दान देते हैं समाज के लिए, उनका जो है पंजीकृत करके उनको और बोर्ड के तहत एक सिस्टमेटिक ढंग से उसका संचालन किया जाए, जिससे दान दाताओं के जो उद्देश्य हैं उसकी प्राप्ति हो सके। कोई भी दान देने वाले के वसीयत को आप पढ़ेंगे, उसमें स्पष्ट लिखा होगा कि ये हम दान इसलिए दे रहे हैं ताकि हमारे समाज के वंचित, शोषित, पीड़ित, गरीब जो हैं उनका कल्याण हो जाए, उनके बच्चे पढ़ लें, उनका मकान बन जाए, उनके घर में खाना पहुंच जाए, उनका त्यौहार मन जाए। अगर कोई विधवा है तो उसको कुछ पेंशन दे दिया जाए, एक आर्थिक सहयोग उनको मिल जाए, इत्यादि इत्यादि। कुल मिलाकर गरीबों के उत्थान के लिए ये दान दिया जाता, जिसको हम वक्फ कहते हैं। औकाफ की तमाम संपत्तियां जो भारत में हैं, एक हवा अभी है, डिबेट में भी चल रहा है कि सेना और रेलवे के बाद सबसे बड़ी संपत्ति वक्फ बोर्ड के पास। नो डाउट जो पंजीकृत संपत्तियां हैं वो लगभग उतनी हैं भी, 8 लाख एकड़ या कितना बताया जा रहा।
यानी तीसरे नंबर की संपत्ति है। लेकिन उसको दो भागों में समझना कि आपके व्यूवर हैं, गंभीरता से सुनेंगे तो समझेंगे कि संपत्तियां जो वक्फ बोर्ड में इंदराज हैं, जो रजिस्टर में दर्ज है, उसमें दो प्रकार की संपत्ति, एक कॉमर्शियल है, एक नॉन कॉमर्शियल है। नॉन कमर्शियल में जैसे मस्जिद है, कब्रिस्तान है, ईदगाह है, तो उसके उसमें दर्ज रजिस्टर में, लेकिन वो खर्च लेता है, खर्च देता नहीं। जैसे मस्जिद या मदरसा, ईदगाह है, कब्रिस्तान है, वो मेंटेनेंस उसको चाहिए, ना कि वहाँ से आपको कुछ रिटर्न मिलेगा। लेकिन कमर्शियल प्लॉट्स भी हैं इसमें जो बाज़ाब्ता इनकम देते हैं। तो जो कमर्शियल प्लॉट्स हैं टोटल पूरे भारत में, जहाँ से आय जो है प्राप्त किया जा सकता है, जहाँ से आमदनी हासिल की जा सकती है, उसका बंदर बांट लगातार 75 वर्षों में हो रहा देश में। कोई भी मुस्लिम संगठन ईमानदारी के साथ निरंतर लगातार वक्फ बोर्ड की संपत्तियों के संरक्षण और उसके सही इस्तेमाल पर कभी बल दिया ही नहीं। फॉर्मेलिटी, एक बयान दे दिया, बात खत्म। कोई कोशिश नहीं की गई, कोई अभियान नहीं चलाया गया, कोई मूवमेंट नहीं चला देश में। हर दान हो या कोई भी संगठन हो या ट्रस्ट हो या सोसाइटी हो, सिस्टम यह है कि साल में एक बार ऑडिट करेंगे। क्या आया, क्या गया, आमदनी कितना हुआ, खर्च कितना हुआ, बचा कितना, खर्च हुआ तो कहाँ हुआ, किस किस मद में हुआ। वक्फ बोर्ड की संपत्तियों का ऑडिट का किसी को खबर नहीं है। मुल्क के 99% मुसलमान, पढ़े लिखे की बात कर रहा हूँ, आम लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ, पढ़े लिखे मुसलमानों को आप माइक लगाकर पूछ लेना कि भाई वक्फ बोर्ड में साल 2023 में कितने पैसे आए और कितने पैसे खर्च हुए। मेरा दावा है आपके चैनल पर, पूरे भारत के पढ़े लिखे 95% लोग एक शब्द भी नहीं बता पाएंगे, उन्हें कुछ नहीं मालूम इसके बारे में। मुझे भी नहीं मालूम, मालूम होगा कैसे जब कभी आय व्यय का ब्यौरा, कभी आमदनी और खर्च की तफसील, कभी इनकम और एक्सपेंस का डिटेल मार्केट में दिया ही नहीं गया। हमेशा जो चेयरमैन बना उसने अपनी मनमानी की, और जिस सरकार के तहत है, जैसे आम आदमी पार्टी दिल्ली में, आम आदमी पार्टी का ही चेयरमैन होगा। कांग्रेस की सरकार थी तो कांग्रेस के थे चौधरी मतीन, अब आम आदमी में अमानतुल्लाह खान है। तो आम आदमी पार्टी के लोग और अमानतुल्लाह खान मिलकर वक्फ की संपत्ति को लूटेंगे। ये परंपरा पहले कांग्रेस के लोग, कांग्रेस के चेयरमैन से मिलकर, तो आरोप भी लगाया इसी चीज का। सब पर, अमानतुल्लाह पर भी आरोप है, पहले वाले पर भी आरोप है, उससे पहले भी आरोप है, उससे पहले भी आरोप है। पूरे भारत में एक भी वक्फ बोर्ड का कोई ऐसा चेयरमैन नहीं है जिसपे घोटाले और घपले का आरोप ना हो। और आरोप अगर नहीं लगा, समझिए वो अपनी सरकार में बच के निकल गया है, वरना उसके संपत्ति की अगर जांच हो जाए तो वो आ जाएगा कटघरे में। एक तो ये चीज है। अब जो सरकारें होती है, उन चूंकि वो अपने चहेतों को चेयरमैन बनाती हैं, उस सरकार में जो कद्दावर नेता होते हैं उनकी भी नजर वक्फ बोर्ड की संपत्ति पे होती है कि कौन सा एल टाइप का है, कौन सा 3 साइड का है, कौन सा मैंने ज्यादा रेट का है, उसको किसी भी तरह से हासिल करो। एन केन प्रकारेन कुछ भी करके जो कानून ने रास्ता दिया है, चाहे वो लीज का मामला हो, चाहे वो एग्रीमेंट का मामला हो, किसी भी तरह से वो संपत्ति पे चढ़ जाना, कब्जा कर लेना, ये परंपरा निरंतरता के साथ लगातार चल रहा है। ये तो एक मुद्दा है। दूसरा मुद्दा, वक्फ बोर्ड की संपत्तियों में जो इंटरनल डिस्प्यूट है बिटवीन 2 पार्टीज, जैसे कोई एक मस्जिद है या मदरसा है या ईदगाह, उसके रख रखाव के लिए एक मुतवल्ली होते हैं। मुतवल्ली जहाँ के भी होते हैं, जहाँ की संपत्ति है, वहाँ एक डिस्प्यूट होता है कि नहीं ये मुतवल्ली नहीं रहेगा, मैं रहूँगा, और चूंकि फलां ने ऐसे लिखा था और चूंकि और चुनांचे करके वो डिस्प्यूट होता। उस डिस्प्यूट को लेकर अगर आप वक्फ बोर्ड में जाते हैं तो आपके चप्पल घिस भी सकते हैं, टूट भी सकते हैं, मगर डिस्प्यूट आपका ख़त्म नहीं हो सकता है। वक्फ बोर्ड इतनी निकम्मी संस्था बनी हुई है और पैसे दोनों हाथ से लूटे जा रहे हैं। उसके वक्फ बोर्ड के इंस्पेक्टर, वक्फ बोर्ड के सीईओ, वक्फ बोर्ड के चेयरमैन, वक्फ बोर्ड के वकील, वक्फ बोर्ड के ट्रिब्यूनल टोटल करप्शन में पूरी तरह से डूबा हुआ है। और इस तरह से डूबा हुआ है और कोई उसके खिलाफ बोलने को तैयार नहीं है, इसलिए कि जो बोलने वाले चेहरे हैं बड़े बड़े,
उन्होंने ही उसका लाभ लेकर रखा है, तो वो किस मुंह से बोलेंगे? हमारे यहाँ एक शेर पढ़ा जाता, काबा किस मुंह से जाओगे गालिब। तो ये किस मुंह से आवाज उठाएंगे? जिस बड़ी तंजीमों को, बड़े संगठनों को आप देखें, वो संगठन खुद वक्फ बोर्ड की जमीन को लेकर बैठा हुआ। ये मान लिया जाए जो तमाम टीवी मीडिया ये चला रहा है लैंड जिहाद, तो वाकई में लैंड जिहाद हो रहा है? नहीं, जब तक हम कुछ मौका नहीं देते हैं, टीवी मीडिया हम 10% मौका देते हैं, 90% उसमें मसाला लगा के मीडिया चलाती है। ये तो मीडिया का काम है भाई, सबका अपना अपना काम है। नहीं, नेता भी बोल रहे हैं बीजेपी के, वो भी बोलेंगे, उनका भी इशू है, मुद्दा है, लेकिन कहीं ना कहीं हम मौका देते हैं। जैसे अयोध्या में अभी जो कांड हुआ, मौका आपने दिया, अब वो अपना मौके पर चौका लगा रहे हैं, वो दुनिया की राजनीति कर रहे हैं, वो हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। लेकिन एक बात समझना होगा कि मौका हम दे रहे हैं। हमने पहले लूट शुरू किया है, हमने गलत काम शुरू किया है, हमने करप्शन शुरू किया है, हमने जो वक्फ करने वालों के मकसद थे, जो उद्देश्य थे, उसके विपरीत हमने काम किया है। तो अगला अगर बोल रहा है तो हमें सुनना ही पड़ेगा। मैं इस संशोधन के पक्ष में हूं, लेकिन मैं विनती करता हूं मोदी जी से, संशोधन पारदर्शी कीजिए, वक्फ बोर्ड को ट्रांसपेरेंट कीजिए, और वक्फ बोर्ड में वाकिफ के उद्देश्यों की प्राप्ति कैसे हो उसके लिए रास्ता निकालिए। एक बात मैं व्यूवर्स के लिए कह रहा हूं, कोई सवाल क्यों नहीं करता कि वक्फ बोर्ड ने 7 दशकों में एक भारत में कोई बड़ा अस्पताल कहीं खोला हो तो बताइए। दुनिया की जमीन है, यूजलेस है, सारा लैंड जो है बहुत सारे यूजलेस भी हैं, जो जंगल है ये वो पड़ा हुआ है, लोग उसका गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। मगर वक्फ बोर्ड ने कभी सरकार से ये अनुशंसा नहीं की कि अमुक अमुक ज़मीनें जो खाली पड़ी हैं उस पर एक अस्पताल खोल दीजिए, उस पर एक कॉलेज खोल दीजिए, मस्जिद खोलना है उन्हें, उस पर एक यूनिवर्सिटी खोल दीजिए ना। इनको मतलब ही नहीं, इनको मतलब है सिर्फ चुनिंदा चुनिंदा प्लॉट्स देखने हैं और वहां से कैसे हम फायदा लें व्यक्तिगत। तो वक्फ बोर्ड सामूहिक रूप से गरीब मुसलमानों को मुख्यधारा से जोड़ने और उनके सोशल, एजुकेशनल, इकोनॉमिकल क्या कहते हैं अपलिफ्टमेंट के लिए वक्त किया गया था। और ठीक इसके विपरीत, ठीक इसके उलट वक्फ बोर्ड में टोटल चुनिंदा मुसलमान ही उसका लाभ ले रहे हैं और उन्हीं मुसलमानों के कांधे पर बंदूक रखकर पॉलिटिकल पार्टीज के नॉन मुस्लिम लीडरान भी उसका फायदा ले रहे हैं और बंदर बांट हो रहा है। अच्छा, आपको फायदा नहीं मिल रहा है इसीलिए आप इस पे खिलाफत पे हैं? हाँ, ये भी आप कह सकते हैं। अल्लाह का करम है कि हमको फायदा नहीं मिला या हमने फायदा नहीं लिया, दोनों बात बोलिएगा। हमने कभी रुचि ली नहीं इसमें। दुनिया में आपने दिल्ली में लगभग 6-7 सालों से तो आप हमें देख ही रही होंगी। ऐसे मैं 12-13 साल से सड़क पर हूँ, धरना, प्रदर्शन, आंदोलन, दुनिया जहान, हमारे सेमिनार, संगोष्ठी, सभाएं, इंडोर आउटडोर मैं लगातार कर रहा हूँ, टीवी, मीडिया, अखबार, सब में। लेकिन मुझे आपने किसी नेता के फ्लाइट पर कभी देखा है क्या? मैंने तो आपको जमीन पर ही देखा है। किसी नेता के नहीं, मैं तो चैलेंज के साथ सभी पत्रकारों को कहता हूं कि कोई पत्रकार भी तो घूमते रहते हैं ना। मगर मैं कोशिश करूंगी कि नेता के पास भी मैं आपको देखूं। नहीं, मैं भगवान न करे मैं किसी के दरबार में जाऊं, अल्लाह न करे, ईश्वर न करे। मैं आज तक किसी बड़े नेताओं के बंगला और फ्लैट का परिक्रमा किया ही नहीं। एक बात, कभी किसी बोर्ड, किसी आयोग का मैं मेंबर भी नहीं बना। जो चेयरमैन हैं, चाहे वो वक्फ बोर्ड के हों या अल्पसंख्यक आयोग के हों या उर्दू एकेडमी के हों या किसी भी इसके हों सरकार के द्वारा, मैं चाहता, मैं उनसे ज्यादा योग्य मानता हूं, ये घमंड और की बात नहीं है। उनसे बेहतरीन मैं वक्ता भी हूं, उनसे बेहतरीन मैं मैनेजिंग पावर रखता हूं, उनसे बेहतरीन मैं पब्लिक में गट्स रखता हूं, उससे बेहतरीन मैं मैन पावर रखता हूं। तमाम विशेषताओं के बावजूद मैं किसी आयोग और बोर्ड का सदस्य भी नहीं बन सका। मतलब साफ है कि मैंने उधर रुचि ही नहीं ली। ये भी एक पक्ष है जिसको आप समझिए। यदि रुचि लेता तो कहीं ना कहीं कुछ बनता जरूर, लेकिन मैं रुचि क्यों नहीं ले रहा हूं? मैं दूर से देख रहा हूं कि मामला पूरा गड़बड़ है। उस गड़बड़ सिस्टम में मैं जाऊंगा तो मैं और ज्यादा गड़बड़ हो जाऊंगा, इसलिए मुझे उस सिस्टम को बदलना है। इसलिए मैं सोशल जो है रेगुलेशन लाने के लिए सोशल एक्टिविस्ट हूं, ओरिजिनल वाला,
ठोक के जिसको कहते हैं। मैं सामाजिक कार्य करता हूं और मुझे गर्व है इस बात पर कि मैं किसी राजनेताओं की गुलामी नहीं करता, उनके हां में हां नहीं मिलाता, उनके यस को यस नहीं कहता। हमें यदि लगता है कि वो वैसी साहब गलत हैं तो मैं उनके ऊपर भी उस गलती की निशानदेही कर देता। मुझे लगता है कि राहुल गांधी यहां गलत हैं तो मैं आवाज उस पर भी उठा देता हूं, और अगर सही लगते हैं, राहुल गांधी जी ने जातिगत जनगणना की बात की, मैंने समर्थन किया, खूब तारीफ की। उनके जो भाषण अब चल रहे हैं पिछले कई सालों से, मैं उसका सपोर्ट कर रहा हूं, इसलिए कि वो सोशल इशू पर बात ज्यादा अब कर रहे। तो मेरी ये फितरत है कि अच्छे को अच्छा और खराब को खराब कहिए। बिल्कुल पॉलिटिकल बनके पहले से लाठी लेके तैयार हैं। भाजपा चाहे माने चमचमाती सड़क भी क्यों ना बना दे, नहीं नहीं नहीं, नहीं वो बिल्कुल सड़क में सीमेंट नहीं है और बालू नहीं है और ये नहीं है, मानेंगे ही नहीं। चूंकि हम कांग्रेस में हैं तो हम कैसे मानेंगे, ये मेरी फितरत नहीं। हम चाहे जहां भी है, बाबा का डर तो नहीं बोल रहा है। नहीं नहीं, बाबा के खिलाफ 50 बार बाबा के, अभी यही तो कह रहा हूं, हम में औरों में फर्क देखिए। जो लोग मोदी जी का विरोध कर रहे हैं, मैं उनसे पूछता हूं कि योगी जी जो बुलडोजर चला रहे हैं, लगातार गैर कानूनी बुलडोजर, गैर जरूरी बुलडोजर, जुर्म मैंने किया, हत्या मैंने की, चोरी मैंने की, तो सजा मुझे मिलेगी ना, मेरे बच्चों को तो नहीं मिलनी चाहिए ना, कहीं कानून में नहीं है। लेकिन बुलडोजर चलाकर मेरा घर जो आप तोड़ रहे हैं तो मेरे बच्चे सड़क पर आ रहे हैं। एक भी मुस्लिम संगठन सर जोड़कर बैठकर न इसके खिलाफ कोर्ट जाने को तैयार है, न सरकार से डायलॉग करने को तैयार है, न योगी जी के इस असंवैधानिक कृत्य के खिलाफ बोलने को तैयार है, और फिर अपने आप को मोदी जी के खिलाफ 2 लाइन बोल के मुसलमानों के बीच बाबाई लूटने जाते हैं। मेरा कहना, कोई भी इस धरती पर हो, संविधान के विरोध में, समाज के विरोध में अगर काम करेगा उसका विरोध किया जाएगा, और अगर संविधान सम्मत काम करेगा और समाज के लिए काम करेगा उसका समर्थन किया जाएगा। वो काम करने वाले चाहे मोहन भागवत क्यों ना हो या हमारे सगे भाई क्यों ना हो। मेरा सगा भाई गलत रास्ते पर जाएगा, गलत काम करेगा, मैं विरोध करूंगा, और मोहन भागवत जी भी अगर सही करेंगे तो हम समर्थन करेंगे। ये उसूल मुसलमानों को अपनाना चाहिए कि भाई सही को सही बोलिए, गलत को गलत। वक्फ बोर्ड पर आमूलचूल परिवर्तन की आवश्यकता है, वक्फ बोर्ड में सुधार की जरूरत है, वक्फ बोर्ड में पारदर्शिता लाने की जरूरत है, वक्फ बोर्ड के लूट को रोकने की जरूरत है, वक्फ बोर्ड में वाकिफ के मकसद को पूरा करने के लिए प्लान बनाने की जरूरत है। एक मसौदा सरकार को हम लोग बहुत जल्द इंशाअल्लाह देंगे, ताकि सरकार से हम विनती करेंगे। एक हमारे संगठनों में और कमी है, मसौदा नहीं देते, इनके पास ड्राफ्ट नहीं है। अरे भाई कुछ ड्राफ्ट तैयार करो, चिंतन करो, तुम ही तैयार करो ड्राफ्ट। चिंतन तो करते रहते हैं, जमाते इस्लामी हिंद आए दिन कॉन्फ्रेंस जोड़ता रहता है, बैठाता है। आज भी है प्रेस कॉन्फ्रेंस जमाते इस्लामी का होता रहता है। जमाते इस्लामी पर मैं बहुत ज्यादा आरोप इसलिए नहीं लगाता हूँ, जमाते इस्लामी बहरहाल ना से हाँ सही कुछ तो करती है, लेकिन अभी मुस्लिम होके आप वक्फ बोर्ड के खिलाफ में जा रहे हैं। तमाम मौलाना आपको देखेंगे तो आपका तो विरोध चालू हो जाएगा। मौलाना हो रहा है, उससे क्या मतलब है? सच बोलने वालों का तो विरोध होना ही चाहिए, यही तो हम देखते हैं। मुसलमान से नकार दिया जाएगा कि ये असली मुसलमान नहीं है। बहुत बड़ी तादाद, अल्लाह का फजल करम है, रोज 100-150 फोन आते हैं हमको डेली। अभी अभी आपके सामने फोन आया था कानपुर से, डेली फोन आते हैं छत्तीसगढ़ से, मध्य प्रदेश से, राजस्थान से। आज सुबह एक राजस्थान से भी फोन आया था, अभी कानपुर से फोन आया था। समझिए, लगातार फोन आ रहे हैं, सपोर्ट लोग कर रहे हैं, सब कह रहे हैं कि आप बिल्कुल सही लाइन लेंथ पर काम कर रहे हो और यही रास्ता सही रास्ता है, इसी पर काम होना चाहिए। और मुझे विश्वास है कि मैं जिस बात को उठा रहा हूं, देर सवेर सारे संगठनों को उसी रास्ते पर आना पड़ेगा। इसलिए विरोध के चक्कर में जो संगठन पड़ेगा वो संगठन बर्बाद और तबाह हो जाएगा। अगर कोई संगठन हमारा विरोध करना शुरू करेगा, आप समझिए वो संगठन गैर समाजी और गैर शरई हो जाएगा। सवाल मेरा ये भी है कि मुसलमानों को एक मसीहा क्यों चाहिए होता है? वो खुद क्यों नहीं उतरते हैं, बुलडोजर के खिलाफ क्यों नहीं उतरते, या फिर लव जिहाद जैसा एक बता दिया जाता है कानून, उसको बता दिया जाता है। लव जिहाद जैसा कोई शब्द नहीं है, लव जिहाद बता दिया जाता है, लैंड जिहाद बता दिया जाता है। तो मुसलमान क्यों नहीं उतरते हैं? क्या उनको मसीहा चाहिए आप जैसे? एक इंटरव्यू आप हमारा स्पेशल करेंगी, आज तो मैं बहुत बिजी हूँ, नेक्स्ट डे में सिर्फ जिहाद के ऊपर, लव जिहाद, तो मुझे आपसे पूरी जो है वार्तालाप, हाँ, लव जिहाद, लैंड जिहाद, फलां जिहाद, इस पर मैं अपनी राय रखूंगा और इसके पूरे डिटेल्स सामने देश के रखूंगा कि लव जिहाद को सपोर्ट कौन कर रहा और विरोध कौन कर रहा। लेकिन संक्षेप में एक लाइन बता दूं, अकबर ने जोधाबाई से विवाह किया और उसे मंदिर बनाकर दिया,
पूजा पाठ करने की अनुमति दी और सारे राजपूताना चुप रहे, कोई ब्राह्मण फतवा जारी नहीं किया। लेकिन मुसलमानों के बड़े उस वक्त के आलिम मुजद्दिद अल्फसानी ने अकबर के खिलाफ फतवा दिया। अकबर बादशाह था और मुजद्दिद अल्फसानी ने फतवा दिया कि अकबर जो है वो कुफ्र कर रहा है, इस्लाम के खिलाफ काम कर रहा है। कोई हिंदू क्यों नहीं विरोध किया भाई लव जिहाद के खिलाफ? इसका मतलब लव जिहाद के पोषक तो वही है, विरोध उनको करना था ना, उनकी बेटी गई थी ना। आज जो कर रहे हैं वो हंगामा, आज हंगामा कर रहे हैं आप। तो एक हमको इतिहास का पन्ना बताइए कि अकबर के खिलाफ एक ब्राह्मण ने एक पेज लिखा हो उस जमाने में, या कहीं बड़ी बड़ी सभाएं की हो कि नहीं अकबर के खिलाफ बगावत कर देंगे, अकबर भारत छोड़ो, ये तो जुल्म हो गया हमारी बेटी के साथ। नहीं किया। क्या कहते हैं, भारतीय जनता पार्टी के 10-12 टॉप लीडरों में जितने सुब्रमण्यम स्वामी से लेकर और नकवी की पत्नी और शहनवाज की पत्नी, इस लव जिहाद को खामोशी से कौन आगे बढ़ा रहा? कौन आगे बढ़ा रहा? क्यों नहीं हिंदू संगठन ने कभी शहनवाज साहब, नकवी साहब के खिलाफ धरना दिया? क्या दिया हो तो बताइए। नहीं दिया, कभी नहीं। क्या कहते हैं, सुब्रमण्यम स्वामी की बेटी मुस्लिम के घर में किसी ने धरना दिया? क्या नहीं दिया। उल्टा सुब्रमण्यम स्वामी हिंदू के नेता बने हुए हैं, आरएसएस के प्रमुख भी जो हैं उनकी। अब मैं बोला सो 15-20 टॉप है नाम। इसका मतलब लव जिहाद को प्रमोट ये कर रहे हैं, हम विरोध कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि जब तक या तो वो इस्लाम कबूल कर लेगी तभी वो आपकी पत्नी हो सकती है, अन्यथा आप इलीगल काम कर रहे हैं, ठीक है, और समाज में गलत संदेश दे रहे हैं। आप अपने अपने धर्मों में शादी कीजिए। आप दूसरे धर्म के लोगों को निकाह में लाएंगे तो शर्त है निकाह में लाने से पहले उसको इस्लाम में लाना पड़ेगा। वो काम इन लोगों ने किया नहीं, इस्लाम में लाया नहीं और रख लिया घर में बीवी बना के, और सारे देश में सन्नाटा है। और गरीब का बच्चा, जूता बनाने वाले का बच्चा, बकरा बेचने वाले का बच्चा, फल बेचने वाले का बच्चा, सब्जी बेचने वाले का बच्चा, रेहड़ी पटरी वाले का बच्चा अगर गलती कर दे स्कूल में तो उसको हवा बना देते हैं, लव जिहाद हो गया। इसका मतलब ये गरीबों के दुश्मन है, अमीरों के हर जिहाद को ये स्वीकार करने को तैयार है। समझ गए? बाकी किसी दिन मैं सारे जिहाद का डिटेल रखूंगा, लेकिन एक लाइन आपसे चर्चा करना चाहती हूं जी। मेन वक्फ बोर्ड पर है। ये वक्फ बोर्ड पे जो लाइन जिहाद बोल रहे हैं ये भी सब अमीर कर रहे हैं और ये चुप है, और इनके भी लोग कर रहे हैं। मौलाना अकेले नहीं है। मैंने बताया कांग्रेस की सरकार में कांग्रेस के टॉप लीडरों ने चेयरमैन बनाया किसी को भी, जैसे चौधरी मतीन थे या कोई भी रहे, उसके बाद मेंबर बनाया और फिर उन्हीं से मिलकर अपने लिए लीज और दान पर जमीनें ले ली, उसका खूब मजे से इस्तेमाल कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। तो नॉन मुस्लिम लीडरों ने भी जिसकी जिसकी सरकार रही जब, तब उसने फायदा लिया। अगर कांग्रेस में दम है, अगर अखिलेश यादव में दम है, विपक्ष में दम है, तो इन 11 वर्षों में मोदी सरकार के शासनकाल में भाजपा नेताओं ने किस किस प्रॉपर्टी पर कब्जा किया है उसको उजागर कीजिए। ये इधर उजागर करेंगे तब भाजपा इधर उजागर करेगी। वो देखते ना घोटाले, बोलता नहीं तूने किया, बोले नहीं तूने भी किया, तो सबके पन्ने खुलते हैं ना। तो मैं कहता हूँ आज पन्ना खोल लो, लेकिन नहीं खोलेंगे। सब मिले हुए हैं जी। केजरीवाल का एक भाषण आता था पहले, सब मिले हुए हैं जी। मैं आज कह रहा हूँ ये सब अमीर अमीर सब मिले हुए हैं, गरीबों के दुश्मन है। ये असमानता फैला दिया है, तमाम चीजों का लूट कर रहे हैं, वक्फ बोर्ड की भी लूट कर रहे हैं। इसलिए गरीब मुसलमानों का प्रतिनिधित्व होने के नाते मैं गरीब मुसलमानों की लड़ाई लड़ता हूं। इसलिए मैं उस हक से बोल रहा हूं कि ये गरीब मुसलमानों की चीज है जिसको लूटा जा रहा है।